सीजीपीएससी एवं व्यापम के सभी अभ्यर्थियों को मैं महेंद्र देवांगन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो बेस्ड रहेगा वानिकी छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2020-21। ठीक है, तो हम अध्याय 8 में आ चुके हैं और वानिकी हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर किसी को भी कहने का ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ खनिज एवं वन संपदा से परिपूर्ण है। सो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं मुख्य बिंदु से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आप भली भांति परिचित हैं। यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में एग्ज़ाम में ना आया हो। सो लेट अस स्टार्ट। राज्य में आरक्षित वन, राज्य में आरक्षित वन 25,782.17 वर्ग किलोमीटर, या यूं कहें 43.13%। तो मैं यहाँ पर चाहूँगा आप इसको याद रखें ना रखें, यदि आपको परसेंटेज पता है तो आप निकाल सकते हैं, ये आराम से निकल जाएगा। ठीक है, हालांकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से यही इम्पॉर्टेंट है कि कितना प्रतिशत। संरक्षित वन 24,036.10 वर्ग किलोमीटर या फिर 40.22%, और अवर्गीकृत वन 9,954 या फिर 16.65% वन क्षेत्र हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा आपको कि आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 43.13 आरक्षित वन, यदि हम संरक्षित वन के बारे में बात करें 40.22, अवर्गीकृत वन के बारे में बात करें तो 16.65% वन क्षेत्र है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं मुख्य बिंदु की तरफ। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी क्षेत्र की भागीदारी वर्ष 2019-20 में इतना रुपए रहा। सो आप इसको छोड़ सकते हैं, बहुत आराम से छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये हो जाता है कि सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी का प्रतिशत हिस्सा 2019-20 में 2.70% व 2020-21 में 2.73% अनुमानित है। तो ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैं यहाँ पर यूँ कहूँ कि आपको इसी को ही याद रखना है। सो आगे हम बढ़ते हैं। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम टॉपिक लेते हैं वन। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के क्षेत्रफल का 4.1% है। अब यहाँ पर एक भी चीज़ ऐसा नहीं है जिसको याद नहीं करना है, सभी के सभी डेटा को याद रखना है। प्रदेश का वन क्षेत्रफल लगभग 59,772 वर्ग किलोमीटर है, जो कि प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 44.2% है। छत्तीसगढ़ राज्य वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में चौथे स्थान पर हैं। यहाँ पर मैं रिपीट कर देता हूँ, छत्तीसगढ़ राज्य वन क्षेत्रफल की दृष्टि से, वन क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर है। राज्य के वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश में तीसरा स्थान है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, पीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फॉरेस्ट रिपोर्ट में भी यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न उस समय यही हुआ था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से और वन आवरण की दृष्टि से ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ओके, तो यहाँ से वन आवरण की दृष्टि से यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो देश में तीसरा स्थान पर, और यदि वन क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में चौथे स्थान पर हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ओके, उसके बाद फिर एग्ज़ाम आपका।
उसके बाद फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आरक्षित स्थिति, संरक्षित स्थिति, अवर्गीकृत स्थिति। तो हमने मुख्य बिंदु में यहाँ पर चर्चा किया था। हमारे एग्जाम के पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ यही याद कीजिएगा, 43.13%, 40.22% और 16.65%। आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत, ऐसे क्रम से आप इसको याद रख सकते हो और इसको भी आप क्रम से याद रख सकते हो। ओके, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, आगे हम बढ़ते हैं। इसको भी हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं मुख्य बिंदु में, कितना प्रतिशत हिस्सा, तो ये आपका 2.73%। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार 17 डिग्री, ये सभी को पता होना चाहिए जी, ठीक है, ये सभी को पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। कहने का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए ये आपका छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ पर हम लगाएं, ठीक है, तो उत्तरी अक्षांश को हम देखेंगे तो 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। 5 मिनट यहाँ 6 मिनट दिया है, ओके, ये 5 मिनट ही है। उसके बाद फिर 80 डिग्री 15 मिनट उत्तरी अक्षांश से 84 डिग्री 51 मिनट दिया है, ये 84 डिग्री 24 मिनट है। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट अनदर थिंग। और 4 प्रमुख नदी प्रणालियों का क्रमशः महानदी, गोदावरी, नर्मदा और वेनगंगा का जल ग्रहण क्षेत्र शामिल है। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। महानदी, इंद्रावती, हसदेव, शिवनाथ, अरपा, इब राज्य की प्रमुख नदियां हैं। औसत वार्षिक वर्षा कहना चाहिए यहाँ पर 1200 से 1500 मिलीमीटर है। ओके, मतलब यहाँ पर 120 से 150 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। राज्य के वनों को 2 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन एवं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। यहाँ पर ध्यान दीजिए जी, यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राज्य की 2 प्रमुख वृक्ष प्रजातियां साल, और यहाँ पर वैज्ञानिक नाम यहाँ पर दिया गया है जो कि क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सोरिया रोबोस्टा, और सागौन के लिए टेक्टोना ग्रांडिस। मैं रिपीट कर रहा हूँ, टेक्टोना ग्रांडिस। इसके अतिरिक्त बीजा, साजा, धाड़वा, महुआ, तेंदू प्रजातियां शामिल है। मध्य वितान में आंवला, कर्रा, बांस। अब यहाँ पर से क्वेश्चन ये पूछा गया था कि यहाँ पर मुख्यतः किस प्रकार के बांस पाए जाते हैं, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, डेंड्रोकेल्मस स्टिक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नर बांस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, सो याद रखेंगे। उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। जैव भौगोलिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ राज्य डेक्कन जैव क्षेत्र में शामिल हैं तथा मध्य भारत की प्रतिनिधि वन्य प्राणी जैसे शेर, अब शेर का वैज्ञानिक नाम है पैंथरा टाइग्रिस, तेंदुआ पैंथरा पार्डस, गौर बास गौरस, सांभर, चीतल, नीलगाय एवं जंगली सुअर से परिपूर्ण है। दुर्लभ वन्य प्राणी जैसे वन भैंसा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बुबैलस बुबैलिस तथा पहाड़ी मैना ग्रैकुला इंडिका, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर हम यहाँ पर टिक लाइन कर रहे हैं। इस राज्य की बहुमूल्य धरोहर है जिन्हें राज्य पशु और राज्य पक्षी घोषित किया गया है। साल वृक्ष को राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। अब देखिए, यह राज्य कोयला, लोहा, बॉक्साइट, चूना, कोरंडम, हीरा, स्वर्ण, टीन आदि खनिज संसाधनों से परिपूर्ण हैं जो मुख्य वन क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, मुख्यतः वन क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं विभाग की प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रम कौन कौन सी हैं। तो
राज्य के वनों में वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु भारत शासन द्वारा 34 वन मंडलों के लिए भारत शासन द्वारा इट इज़ इम्पॉर्टेंट, भारत शासन द्वारा 34 वन मंडलों के लिए कार्य आयोजना स्वीकृत है। राज्य के समस्त वन मंडल के वन क्षेत्रों का डिजिटाइजेशन कार्य पूर्ण हो चुका है। कार्य की आयोजना की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो 10 वर्ष की अवधि। तो योजनावार विवरण निम्नानुसार है। तो देखते हैं, पर्यावरण वानिकी है यहाँ पर, है ना। बिगड़े वनों का सुधार करना है। अब यहाँ पर बिगड़े वनों का सुधार करना है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्यों है उसको ध्यान दें। प्रदेश के लगभग 30% क्षेत्र का घनत्व 0.4 से कम है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रदेश के लगभग 30% क्षेत्र का घनत्व 0.4 से कम है। इन्हें बिगड़े वनों की श्रेणी में रखा गया है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिगड़े वनों की श्रेणी में किसे रखा गया है। ओके, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है 30% क्षेत्र का घनत्व 0.4 से कम है और उसे बिगड़े वनों के क्षेत्र में रखा गया है। इन क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु बिगड़े वनों का सुधार कार्य प्रतिवर्ष लिया जाता है। इसके अंतर्गत जिन क्षेत्रों में पर्याप्त जड़ भंडार होता है वहां ठूंठ कटाई का कार्य कराया जाकर कपीशूट्स से नए पौधों का निर्माण किया जाता है ना। कम जड़ भंडार वाले तथा रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण किया जाता है। मैं यहाँ पर फिर से रिपीट कर देता हूँ, बिगड़े वनों का सुधार मतलब वनों का अधिकतर जो कटाई हो चुका है वहाँ पर वृक्षारोपण करके उसका सुधार किया जाता है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, बांस वनों का पुनरुद्धार। योजना के अंतर्गत प्रदेश के बसोड़ों, पान बरेजा परिवारों और बांस का काम करने वाले हस्तशिल्प कारीगरों को अधिक मात्रा में अच्छा बांस उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वन एवं वनेतर क्षेत्रों में बिगड़े बांस वनों का सुधार एवं बांस रोपण कराया जाता है। ठीक है, बिगड़े बांस वनों में गुथे हुए बांस के भिर्रों की सफाई कराकर मिट्टी चढ़ाई का कार्य किया जाता है, जिससे अच्छे करले प्राप्त होते हैं, करीले, और बांस वनों की उत्पादकता में वृद्धि होती है। आई होप आइडिया इज क्लियर। पौध प्रदाय योजना जन सामान्य में वृक्षारोपण के प्रति अभिरुचि उत्पन्न कर उनकी आर्थिक उन्नति करने तथा वनेतर क्षेत्रों में हरियाली के प्रसार करने हेतु रियायती दर पर पौधे उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, नदी तट वृक्षारोपण योजना। अब नदी तट वृक्षारोपण योजना क्यों? क्योंकि मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, है ना, पारिस्थितिकी स्थायित्व प्रदान करने के लिए नदी तट वृक्षारोपण योजना चलाया जा रहा है। उसके बाद फिर पथ वृक्षारोपण। राज्य शासन द्वारा सामान्य क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्गों, जिला मुख्य मार्गों, ग्रामीण मार्गों के किनारे वृक्षारोपण करने का निर्णय लिया गया है, जिसके अंतर्गत पथ वृक्षारोपण एवं रखरखाव का कार्य किया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, बांस बाड़ी योजना या बाड़ी बांस योजना। वन क्षेत्रों के बढ़ते जैविक दबाव के कारण बांस की उत्पादकता का मांग के अनुसार नहीं हो पाना, ऐसी स्थिति में बांस के लिए मात्र बांस वनों पर निर्भर रहना अब संभव नहीं रह गया है। बांस का उत्पादन वन क्षेत्रों के बाहर बड़े पैमाने पर किए जाने की आवश्यकता है। सही बात है। स्थानीय ग्रामीणों के निवास के साथ लगी हुई बाड़ियों में तथा अन्य स्थानों पर रोपण हेतु उन्नत बांस के पौधे राइजोम उपलब्ध कराया जाकर कुछ वर्षों में बांस की पर्याप्त आपूर्ति गांव में ही हो सकेगी। वन विभाग पर ग्रामवासियों की निर्भरता कम होगी। सही बात है। ओके, सो बाकी ये जितना भी चार्ट है उसको आप छोड़ सकते हैं पूरी की तरह से। उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की स्थापना मई 2001 में रायपुर क्षेत्र की 4 परियोजना मंडल को लेकर अस्तित्व में आया था। जब छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की स्थापना हुई थी, वहाँ पर कितने वन मंडल थे? 4 परियोजना वन मंडल। और यदि हम वर्तमान के बारे में बात करें तो वर्तमान में 9 परियोजना मंडल है।
जिसमें औद्योगिक परियोजना मंडल, यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं, जिसमें औद्योगिक परियोजना मंडल कोरबा, रायगढ़, जगदलपुर शामिल हैं। तो ये 9 परियोजना मंडल आज के डेट में है। यहाँ से क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने परियोजना मंडल हैं, ऑप्शन दिया गया था 7, 8, 9, 10। सो आपका आंसर रहने वाला था 9। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। ये सब पूरा का पूरा आप छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड। ओके, तो बोर्ड का क्या उद्देश्य है? औषधि पौधों का अंतः एवं बाह्य स्थलीय संरक्षण एवं संवर्धन कार्य। तो औषधि पौधे यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। औषधि पौधों की पहचान करना एवं संसाधनों का संरक्षण। उसके बाद फिर औषधि पौधों के संरक्षण, संवर्धन एवं विनाश विहीन विदोहन हेतु नीति तथा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना। औषधि पौधों का प्रसंस्करण, कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग की स्थापना तथा वन औषधियों के निर्माण तथा उत्पादों का विपणन। आगे हम बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड में प्रचलित योजनाओं की अद्यतन जानकारी। तो क्या क्या योजनाएं हैं उनको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बोर्ड द्वारा 24 नवंबर 2019 को रायपुर में वृहद, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, रायपुर में वृहद राज्य स्तरीय परंपरागत वैद्य सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है, रायपुर में। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी वैद्य एकत्रित हुए थे। ठीक, उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं, दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं। होम हर्बल गार्डन योजना अंतर्गत 20 वन मंडलों में औषधीय पौधों, अब देखो गिलोय, ब्राह्मी, एलोवेरा जितने भी हैं, ये सभी के सभी 23 प्रजातियों को तैयार कर निःशुल्क वितरण किया गया था। सितंबर 2019 तक वितरण किया जा चुका है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है? तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आपका 20 वन मंडल, और ये कौन से? होम हर्बल गार्डन योजना अंतर्गत। ठीक है, निःशुल्क वितरण। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, गरियाबंद वन मंडल में 216 हेक्टेयर क्षेत्रफल में औषधीय पौधा, इस सर्पगंधा और शतावर वृक्षारोपण पर कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। तो अब यहाँ पर उसके लिए पेटेंट हो गया कहना चाहिए गरियाबंद के लिए। गरियाबंद वन मंडल में क्या? शतावर एवं इस पर सर्पगंधा, ये आयुर्वेद दवाई या औषधीय पौधा वहाँ पर लगाया गया है। आगे हम बढ़ते हैं, 6 औषधीय पौधा संरक्षित केंद्र की स्थापना। कितने औषधीय पौधा संरक्षित केंद्र की स्थापना? कितना? 6। अब 6 कौन कौन? बस्तर, कटघोरा और भानु प्रताप, 4 भानु प्रतापपुर में की गई है। भानु प्रतापपुर मतलब कांकेर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बस्तर, कटघोरा बस्तर, कटघोरा और 4 पश्चिमी। तो 6 जगह में औषधीय पौधा संरक्षित केंद्र या औषधीय पौधा संरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई है। आगे हम बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड द्वारा 30 हेक्टेयर में 14 हर्बल गार्डन नारायणपुर, दक्षिण कोंडागांव, रायपुर, सरगुजा, जगदलपुर, कांकेर, दुर्ग, केशकाल, महासमुंद, पश्चिम भानुप्रतापपुर, सूरजपुर, बस्तर, बलरामपुर में स्थापित किया गया। तो अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है? कितने हर्बल गार्डन? छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड द्वारा कितने हर्बल गार्डन की स्थापना की गई? तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका 14 हर्बल गार्डन की स्थापना की गई। ठीक है, उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं कैंपा योजना अंतर्गत प्रचलित कार्य। कैंपा योजना अंतर्गत 7 वन मंडल, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कितने वन मंडल परियोजना देखो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। परियोजना वन मंडल कितने हैं? तो परियोजना वन मंडल 9, और कितने कैंपा परियोजना के अंतर्गत वन मंडल शामिल है? तो 7 कैंपा परियोजना वन मंडल के अंतर्गत। केशकाल, यहाँ पर रिपीट करते हैं ना,
केसकाल, धमतरी, कोरबा, कटघोरा, धर्मजयगढ़, बलरामपुर, सरगुजा। ओके, तो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे हम बढ़ते हैं। कैंपा योजना अंतर्गत केसकाल वन मंडल में कुल 733 हेक्टेयर क्षेत्रफल में औषधि पौधा का विकास कार्य प्रचलित है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कैंपा योजना के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला तो यही आपका केसकाल है। अब केसकाल कहाँ है तो आपको पता होना चाहिए कि कोंडागांव में है ना। आगे हम बढ़ते हैं। राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड के वित्तीय सहयोग से संचालित कार्य। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत, अब राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत नर्सरी की स्थापना, कृषिकरण कार्य किया जाना। ठीक है, धमतरी वन मंडल में 3 लाख औषधि पौधा तैयार करने हेतु नर्सरी की स्थापना कर 1.5 लाख औषधि पौधे तैयार किए गए एवं 61 हितग्राहियों द्वारा इतना कृषिकरण कार्य किया गया। तो अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये सभी नहीं हो जाता, इम्पॉर्टेंस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना है, राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत नर्सरी की स्थापना की धमतरी वन मंडल में ये नर्सरी की स्थापना किया गया। बस दैट्स इट। आगे हम बढ़ते हैं। राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड के अंतर्गत यहाँ पर कितने वन मंडल? यूएनडीपी परियोजना के अंतर्गत 7 एमपीसीए क्षेत्रों में बस्तर, धमतरी, खैरागढ़, मरवाही, जसपुर, सरगुजा, दक्षिण कोंडागांव वन मंडल, ठीक है, द्वारा वन उपज का संग्रहण कर प्राथमिक प्रसंस्करण एवं मार्केटिंग हेतु एनएमपीबी की परियोजना सस्टेनेबल कलेक्शन, वैल्यू एडिशन, वेयर हाउसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ सेलेक्टेड RAT एंड हाई रेटेड मेडिसिन प्लांट। ठीक है, बस ये सभी के सभी चीज़ें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि आपका यहाँ पर यूएनडीपी योजना अंतर्गत, मैं रिपीट कर रहा हूँ, यूएनडीपी योजना अंतर्गत स्थापित कितने क्षेत्र शामिल हैं? तो यहाँ पर 7 क्षेत्र शामिल हैं। बस्तर, धमतरी, खैरागढ़, मरवाही, जसपुर, सरगुजा, दक्षिण कोंडागांव। आगे हम बढ़ते हैं। न्यूक्लियस सेंटर छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्य। तो न्यूक्लियस सेंटर अंतर्गत औषधीय पौधों के प्रचार प्रसार हेतु कार्यशाला। तो ये बस इतना ध्यान रखेंगे, न्यूक्लियस सेंटर छत्तीसगढ़ किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ऑब्वियसली हमारे वन से संबंधित है। ठीक है, वन औषधि से संबंधित है, वी कैन से। आगे हम बढ़ते हैं। ये टेबल आप छोड़ सकते हैं, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। प्रचार प्रसार, मार्केटिंग, ओके। आगे हम बढ़ते हैं। हर्बल उत्पाद विक्रय केंद्र का संचालन रायपुर रेलवे स्टेशन एवं स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर द्वारा किया जा रहा है, जहां से लगभग 120 प्रकार के हर्बल उत्पादों का विक्रय किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केटिंग इसका हर्बल उत्पाद निर्माण के क्षेत्र में कार्य करने वाले स्व सहायता समूह को प्रोत्साहित करने हेतु उनके द्वारा निर्मित उत्पादों का बोर्ड द्वारा अपने विक्रय केंद्र के माध्यम से विपणन की सुविधा उपलब्ध कराती है। ठीक है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है? तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आपका स्व सहायता समूह को प्रोत्साहित करने वाले हैं, है ना। एक तो ये हर्बल उत्पाद निर्माण क्षेत्र में स्व सहायता समूह को प्रोत्साहित करने वाले निर्मित उत्पाद, और दूसरा इसका मार्केटिंग कहाँ से किया जाता है? तो यहाँ पर रायपुर रेलवे स्टेशन एक हो गया, और उसके बाद फिर स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर द्वारा किया जा रहा है। आगे हम बढ़ते हैं। कैंपा योजना अंतर्गत औषधीय वृक्षारोपण, औषधीय पौधा संरक्षण हेतु क्षेत्र की स्थापना, होम हर्बल गार्डन हेतु नवीन कार्यों की स्वीकृति। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सभी के सभी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता एट ऑल,
बस इतना ध्यान रखना है कि कैंपा योजना किससे संबंधित है, तो कैंपा योजना वन औषधि से संबंधित है, वन उत्पाद से संबंधित है। दैट्स इट। आगे हम बढ़ते हैं। लघु वनोपज सहकारी संघ, ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर से आपको पूछा जा सकता है इंटरव्यू में भी। ओके, लघु वनोपज सहकारी संघ। लघु वनोपज सहकारी संघ राज्य में वनांचलों के निवासियों द्वारा संग्रहित राष्ट्रीयकृत एवं अराष्ट्रीयकृत उत्पादों को उचित मूल्य पर क्रय करता है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। उचित मूल्य पर क्रय करता है, ठीक है, जिससे वनों में निवास करने वाले आदिवासियों को जीविकोपार्जन करने के लिए आसानी होती है। जबकि पूर्व में क्या होता था, स्थानीय व्यापारियों द्वारा कम मूल्य पर खरीदकर उसे अधिक मूल्य पर बेचते थे, तो इससे उनका ह्रास होता था, उनका शोषण होता था। ओके, अथवा केवल नमक के बदले में वनोपज की खरीदी की जाती थी पहले के समय में। भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा 2014-15 में, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2014-15 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना लागू की गई। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एक, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना कब से लागू की गई, तो 2014-15 से। किसके द्वारा? भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। संघ द्वारा भारत शासन के न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अंतर्गत हर्रा एवं साल बीज का संग्रहण वर्ष 2014-15 से, महुआ बीज, इमली, चिरौंजी, गुठली, कुसमी, लाख, रंगीनी 2015-16 से, काल मेघ, बहेड़ा, नागरमोथा, कुल्लू, गोंद, पुआड़ा, बेलगुदा, शहद, फूल झाड़ू वर्ष 2018-19 से, महुआ फूल, जामुन बीज, कौंच, धवाई फूल, करंज बीज आदि ये 2019-20 से, भेलवा, इमली बीज, फूल ये सभी के सभी आपका 2020-21 से। इस प्रकार 2020-21 से, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस प्रकार 2020-21 से 31 लघु वनोपज का क्रय किया जा रहा है। साथ ही अन्य प्रमुख और गौण खनिज का सफलतापूर्वक संग्रहण किया जा रहा है, जिसका विवरण तालिका में देखा जाता है। देखो, अब तालिका में देखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर तेंदुपत्ता याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसलिए जब पूछा जा चुका है तो उसको फिर से पूछने में कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। एक मानक बोरा मतलब 50,000 तेंदुपत्ता। अब यहाँ पर ऑप्शन यदि आपको पता रहेगा तो आप लगाएंगे जी, ठीक, यदि नहीं पता रहेगा तो कहाँ से लगाएंगे, है ना। तो इसलिए पढ़ना तो ज़रूरी है, आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई और पढ़ेगा जी, है ना। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट सीरीज़ होने वाला है वो आपका बेस्ड रहेगा खनिज पर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम खनिज के बारे में डेफिनेटली डिटेल से चर्चा करेंगे। और मैं यहाँ पर फिर से एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ कि यदि आप पूरा का पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आपको हो सकता है कि काफ़ी कम समझ में आए, लेकिन यदि आप ध्यान दीजिएगा, एक बार अच्छे से वीडियो को देख लेंगे तो आपको आगामी जितने भी आपके आर्थिक सर्वेक्षण होंगे तो वहाँ से क्या इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके मद्देनज़र आपको आसानी होगा। तो इसलिए आप वीडियो को बार बार देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक समझ में नहीं आ रहा है तब तक देखिए। ओके, और जाहिर सी बात है, मैं दावा करता हूं कि यदि आप वीडियो को जितने भी बार देखें, हर बार आपको नया चीज़ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ते जाता है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर आवर टुडेज डिस्कशन। हमारा नेक्स्ट वीडियो विल बी बेस्ड ऑन खनिज, है ना, अध्याय 9। थैंक यू।